नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सिस्टम के बारे में, लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट सिस्टम। दूसरा उसके बाद हमने कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम देखा था, और उसके बाद लास्टली स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम हमने देखा। ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी पे आज का जो एपिसोड है वो मैं डिस्कस करूंगा। कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि जब आप सिग्नल एंड सिस्टम में लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कई तरह से डिफाइन की जाती है। खासकर जैसे आरओसी से अगर मैं बोलूँ तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वहाँ पे एक टर्म होती है, उससे हम स्टेबिलिटी को देखते हैं। जबकि कंट्रोल सिस्टम में हम उस तरीके से नहीं देखते हैं। कंट्रोल सिस्टम में एक अलग वे होता है स्टेबिलिटी देखने का। ठीक है। और तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या कनेक्शन है, वो हम देखेंगे। तो स्टेबिलिटी को देखने के लिए मुझे थोड़ा सा लैपलेस के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, तो वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बेसिक लैपलेस आपको पहले से पता होगी, बट नहीं भी पता है तो भी चलेगा, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत बता के चलूंगा आपको। बट अगेन, स्टेबिलिटी समझने से पहले मुझे एक बार एलटीआई सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि एलटीआई सिस्टम क्या होते हैं, उनमें इनपुट कैसे हम देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगी हमें। ठीक है, तो हमें पहले एक बार एलटीआई सिस्टम को समझना है। ठीक है दोस्तों, वो जरा देखते हैं एक बार। उससे हमें एक नई टर्म पता चलेगी, विच इज इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, और फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स पे हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, वो सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है। जरा देखिए, तो मैं अभी आज आपको पढ़ाऊंगा एलटीआई सिस्टम। थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ स्टडी मैं नहीं करूंगा, वो हमने सिग्नल में की है, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा एलटीआई सिस्टम। देखिए दोस्तों, एलटीआई का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सोचिए मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और मैं सिस्टम का एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं विच इज इंपल्स रेस्पॉन्स, एच टी। ये क्या है मेरा, बताओ एच टी क्या है, बताओ। एच टी है मेरा इंपल्स रेस्पॉन्स, इंपल्स रेस्पॉन्स। ठीक है जी। अब ये क्या होता है इंपल्स रेस्पॉन्स, इसका मतलब है अगर मान लीजिए मैं इस सिस्टम में इनपुट इंपल्स करूंगा तो जो रेस्पॉन्स आएगा वो ये आएगा, एच टी, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, इंपल्स रेस्पॉन्स। इसका मतलब ये क्या है, बताओ। ये इंपल्स का रेस्पॉन्स है। इसका मतलब अगर आप इनपुट इंपल्स करोगे तो क्या रेस्पॉन्स आएगा, वो है मेरा एच टी। सही बात है भाई, बहुत अच्छा। तो एच टी मैंने डिफाइन किया, एच टी इज माई इंपल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, और मान लीजिए ये सिस्टम मेरा एलटीआई है, तो अगर मान लीजिए मैं इनपुट डेल्टा टी माइनस 2 करता तो क्या आउटपुट होती, क्योंकि मेरा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, तो आपने इनपुट तो सेम ही की है, बस आपने क्या कर दिया, इनपुट को 2 सेकंड डिले कर दिया। तो इससे जो रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, वो भी सेम रहेगा, बट वो भी क्या हो जाएगा, बताओ, 2 सेकंड डिले हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। बोले ना, समझ आया। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा t+2, तो यहां पे बस कुछ नहीं है, h ऑफ t+2 हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। अब मान लीजिए ये तो बड़ा इजी केस था। ठीक है, वैसे आपको पता होगा इंपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मैं बोलूं at प्लस बी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/a का मोड डेल्टा t प्लस बी बाई ए। तो मान लीजिए अगर मैं ये इनपुट करूं डेल्टा at प्लस बी, तो क्या मिलेगा बताओ जरा। पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो 1/a का मोड डेल्टा t प्लस बी बाई ए। तो अगर डेल्टा टी की वजह से एच टी आउटपुट है मेरे पास, ये दे रखा है अगर इंपल्स रेस्पॉन्स, तो डेल्टा टी प्लस बी बाई ए की वजह से क्या होगा बताओ जरा। डेल्टा टी प्लस बी बाई ए की वजह से क्या होगा, एच ऑफ टी प्लस बी बाई ए। अब अगर आपने इनपुट को 1/a के मोड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि सिस्टम मेरा लीनियर है, और लीनियर में 2 टर्म थी, कौन कौन सी, होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। अब आपने इनपुट को 1/a से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आउटपुट भी क्या होगी, बिकॉज सिस्टम मेरा लीनियर है, इसका मतलब होमोजीनियस भी होगा। तो अगर आप इनपुट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, बताओ, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ आया, ये मेरा आउटपुट बनेगा अगर डेल्टा at प्लस बी दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ ये, कि अगर मैं इंपल्स रेस्पॉन्स मुझे दे रखा है, तो अगर मुझे किसी भी इंपल्स टाइप का अगर इनपुट दे रखा होगा तो मैं उसकी आउटपुट फटाफट बता सकता हूं। ठीक है ना, अगर ये सिस्टम मेरा एलटीआई है तो। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए मुझे स्टेप रेस्पॉन्स बताना हो यूटी, तो क्या बताएंगे, बताओ जरा। स्टेप रेस्पॉन्स कैसे बताएंगे, पहले यूटी को डेल्टा टी की टर्म में लिखो। यूटी क्या होता है बताओ जरा। यूटी होता है डेल्टा टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक है भाई, सिग्नल सिस्टम में थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, तो अगर नहीं भी पता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है यूटी। सही है, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू टी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू टी भी लिख सकते हो आप, तब भी यूटी ही आएगा। ठीक है भाई, तो आप बताइए डेल्टा टी का रेस्पॉन्स आपको पता है कि एच टी है,
अब अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगा दूं तो इंटीग्रेशन तो लीनियर ऑपरेशन होता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा बताइए, इधर भी क्या हो जाएगा, फिर इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है भाई? ये बन जाएगा। बोले दोस्तों को दिक्कत है तो जनरली मैं 0 से लिखता हूं, तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा। क्लियर अभी? बोले कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप, अगर आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दिया जाता है तो किस तरह से आप उसका आउटपुट बता सकते हो कि क्या मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है। और अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट करना है तो कैसे भी आप, ठीक है, वैसे ज्यादा पहले वाला ज्यादा जनरलाइज था, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इंपल्स दिया जाए तो किस तरह से इंपल्स का रिस्पॉन्स मुझे दिया गया है, तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग इंपल्स इनपुट देके बता सकता हूं क्या आउटपुट मेरे पास आएगी। सिंपल बात थी। लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगाई। सोचिए अगर इनपुट कोई अलग दे रखी है, कोई xt दे रखी है, तो मैं कैसे निकालूंगा आउटपुट एलटीआई सिस्टम में। अगर इनपुट मेरे पास xt है तो मैं कैसे निकालूंगा आउटपुट, तो वो जरा देखते हैं। अब इनपुट अगर xt कर दी तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, वो जरा देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, डेल्टा टी की वजह से मुझे आउटपुट पता है, कितनी है बताओ, ht, सही है। अगर मैं बोलूं डेल्टा टाउ की वजह से क्या होगा, फिर h टाउ, नहीं, या फिर डेल्टा टाउ को छोड़ो, डेल्टा टी की वजह से है ht, अगर डेल्टा t माइनस टाउ कर दूं तो उसकी वजह से क्या होगा, ht माइनस टाउ। क्यों भाई? क्योंकि सिस्टम कैसा मेरा बताओ, टाइम इनवेरिएंट है, तो टाइम इनवेरिएंस की वजह से जितना आप इनपुट को डिले करोगे उतना ही आउटपुट डिले हो जाएगी। सही बात है। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको x ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई कांस्टेंट नंबर x ऑफ टाउ से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी क्या हो जाएगा बताओ जरा, x ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलिए ना। आउटपुट जो आएगी इसकी वजह से वो ये आएगी। कौन सा रूल है ये, होमोजेनिटी। इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट नंबर से, वही कांस्टेंट, क्योंकि टाउ तो x टाउ तो मेरा कांस्टेंट ही है अभी तक तो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है। ठीक है भाई। अब देखिए मैं चालाकी दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ टाउ डेल्टा t माइनस टाउ विद रिस्पेक्ट टू टाउ डी टाउ, तो इसकी वजह से क्या बनेगा आउटपुट, बता सकते हो? इसकी वजह से बनेगा x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। और अगर मैं ध्यान से देखो, इंपल्स की प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये टाउ की वैल्यू t निकलेगी यहां से, क्योंकि मैं टाउ के रेस्पेक्ट में दे रहा हूं, टाउ वेरिएबल बन गया अब यहां पे। तो टाउ इक्वल टू t इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये किसके बराबर आएगा, ये xt के बराबर ही होगा। इसका मतलब xt की वजह से जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी बताओ, ये इंपल्स की प्रॉपर्टी है। इंपल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ जरा। अगर मैं बोलूं ft इंटू डेल्टा t माइनस t नोट dt माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होता है बताओ जरा, f ऑफ t नोट के बराबर होता है दोस्तों, f ऑफ t नोट के बराबर होता है। मतलब आप यहां से t की वैल्यू निकाल दो, इसको जीरो करके, और वो यहां पे पुट कर दो बस। क्यों t की? क्योंकि वेरिएबल मेरा यहां पे क्या है, t, इसलिए मैं t को देख रहा हूं और वो पुट कर रहा हूं यहां पे। ऐसे अगर यहां पे f ऑफ टाउ होता और ये होता डेल्टा t माइनस टाउ डी टाउ, तो किसकी वैल्यू निकालते बताओ जरा, वेरिएबल क्या है, टाउ, तो इसका अंदर से किसकी वैल्यू निकालो, इसको जीरो करके टाउ की वैल्यू निकालो, तो टाउ इक्वल टू टी, और वो यहां पे पुट करो फिर, तो क्या आंसर आएगा बताओ, ये आंसर आएगा f ऑफ t। समझ आया? तो इसका मतलब यहाँ पे x दे रखा मैंने, और कुछ नहीं, f की जगह x ले रखा है, तो x ऑफ t की वजह से जो आउटपुट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। समझ आया भाई? एंड दिस इज नोन एज कॉन्वोल्यूशन, xt कॉन्वोल्यूशन ht। समझ आया भाई? तो इसका मतलब एलटीआई सिस्टम में अगर आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, अगर एलटीआई सिस्टम में इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, तो अगर मैं किसी भी इनपुट xt की वजह से आउटपुट देखना जा रहा हूं, तो क्या आएगी बताओ वो आउटपुट, वो आएगी xt कॉन्वोल्यूशन ht। समझ आया भाई? तो इसका मतलब कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम, कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम। समझ आया भाई? कॉन्वोल्यूशन केवल एलटीआई सिस्टम के लिए ही डिफाइन होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है भाई? बहुत अच्छा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम आउटपुट बताते हैं, सिस्टम की क्या आउटपुट आएगी अगर सिस्टम मेरा एलटीआई है तो। ठीक है? नेक्स्ट जरा देखिए, वापस मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है? अब सुनो, थोड़ा सा आप लैप्लास के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया एलटीआई सिस्टम में क्या कॉन्वोल्यूशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, और कॉन्वोल्यूशन
का क्या मतलब? कन्वोल्यूशन बेसिकली आउटपुट बताती है मुझे, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप अभी के लिए इतना ही लेके चलिए, ठीक है। तो इंपल्स रेस्पॉन्स अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं किसी भी इनपुट xt की वजह से, एलटीआई सिस्टम अगर है मेरे पास, तो मैं किसी भी इनपुट xt के लिए आउटपुट बता सकता हूं, विच इज xt कॉन्वोल्यूशन ht। सही है जी। चलिए एक स्टेप फर्दर चलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको लैपलेस बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मैं अल्टीमेटली फिर ht के ऊपर आऊंगा कि ht को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ht से हम स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ht को डिफाइन कैसे करते हैं वो तो हमने बता ही दिया। ht इज इंपल्स रिस्पॉन्स। ht क्या है मेरा? इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स। अब थोड़ा सा एक बार टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं सिस्टम की, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बताइए, मेरे पास yt क्या आया? yt आया xt कॉन्वोल्यूशन ht, ये मेरे पास आउटपुट आया। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा yt इक्वल टू x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सही बात है, इस तरह से लिख सकता हूं भाई। अब मान लीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा बताइए, h ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। क्या ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, यहां पे t माइनस टाउ था, आपने यहां पे t माइनस टाउ कैसे कर दिया? तो जरा देख लीजिए, उसका प्रोसेस भी आसान है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि t माइनस टाउ को क्या पुट कर दूं बताओ? इसको p पुट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से dt क्या बनेगा दोस्तों, सॉरी d टाउ क्या बनेगा, क्योंकि टाउ के रेस्पेक्ट में ना, माइनस dp। सही है। तो अगर मैं यहां पे लिमिट ये पुट करूं, ये वाली वैल्यू जो हमने देखा है, तो बताइए यहां पे x ऑफ क्या बन जाएगा? टाउ की जगह पे क्या बनेगा बताओ जरा? t माइनस p। और h ऑफ क्या बन जाएगा? p। और d टाउ की जगह पे क्या बन जाएगा? माइनस dp। d टाउ की जगह पे बनेगा माइनस ऑफ dp। अब बताइए अगर मैं बोलूं कि टाउ मेरा माइनस इंफिनिटी है तो p की वैल्यू क्या बनेगी? प्लस इंफिनिटी। और टाउ मेरा अगर प्लस इंफिनिटी को रख दूंगा मैं टाउ की जगह पे, तो p की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस इंफिनिटी। सही बात है। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अब सुनो, इस माइनस को प्लस बना दीजिए लिमिट को उल्टा करके, ठीक है। तो क्या बन गया बताओ जरा? ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये क्या बन गया बताओ जरा? h ऑफ p x ऑफ, बताइए क्या बना? x ऑफ t माइनस p dp। ये तो वापस वही नहीं बन गया क्या? p की जगह कोई अलग वेरिएबल ले लो यार, p q r s t, तो t भी तो है एक वेरिएबल, तो क्यों ना इसकी जगह t ले लो, या टाउ ले लो। चलो नहीं, p q r s t u v w कुछ भी, टाउ ले लो यार। तो क्या बनेगा? यही चीज क्या बन गया? h ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। समझ आया भाई? इसका मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। टाउ फ्रॉम कहां से कहां तक बताइए जरा? टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो सेम चीज क्या बन गई? शुरुआत हमने xt कॉन्वोल्यूशन ht से की थी, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया ht कॉन्वोल्यूशन xt। उल्टा नहीं हो गया? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आउटपुट जो मेरी बनेगी वो इनपुट का कॉन्वोल्यूशन कर दो इसके साथ, वो आती है आउटपुट। बट अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, अगर इनपुट की जगह ht को लिख दूं और ht की जगह इनपुट को लिख दूं, तब भी सिस्टम की आउटपुट क्या रहेगी बताओ? इसका मतलब समझिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मतलब ये कह रहा है कि xt कॉन्वोल्यूशन ht इज इक्वल टू क्या बताओ जरा? यहां से ht कॉन्वोल्यूशन xt है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंपल्स रेस्पॉन्स और इनपुट को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इनपुट की जगह ht कर दूं, ht की जगह xt कर दूं, तब भी सिस्टम की आउटपुट क्या रहेगी मेरी? सेम रहेगी, वही रहेगी भाई। ठीक है भाई, इसका ये मतलब है एलटीआई सिस्टम में। और हमने देखा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जरा देखिए, अब जरा स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं थोड़ा सा। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, थोड़ा स्टेबिलिटी पे आते हैं दोस्तों। स्टेबिलिटी पे देखिए थोड़ा सा। मैंने आपको बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी बताया था। ये क्या था बताओ जरा? इसका मतलब था अगर मैं इनपुट मेरी बाउंडेड रखूं, ठीक है, तो अगर मेरी सिस्टम की आउटपुट भी बाउंडेड आ रही है, इसका मतलब सिस्टम कैसा बताओ? स्टेबल है। इसका मतलब सिस्टम मेरा स्टेबल है। तो जरा सोचिए, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो xt है वो मेरा बाउंडेड है, तो इसका मतलब जो yt आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए बताओ? वो भी बाउंडेड आना चाहिए, तभी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। अब यहां पे देखो, yt इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मैंने?
वाई टी को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है एच टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। सच बात है। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा बाउंडेड वैल्यू है, ठीक है, मैं एम्पलीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, वाई टी के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं मोड ले लूंगा बोथ साइड। एक मिनट के लिए मोड ले लेता हूं क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बस। तो बनेगा एच ऑफ टाउ का मैग्नीट्यूड इनटू टी माइनस टाउ का मैग्नीट्यूड डी टाउ। बोले दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट है भाई, बोलिए। अब सुनिए, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं मेरा इनपुट को बाउंडेड चाह रहा हूं, तो ये तो डिलेड इनपुट है। अगर एक्स टी बाउंडेड है तो एक्स ऑफ टी माइनस टाउ भी क्या हो जाएगा, ये भी बाउंडेड हो जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टाउ जो है, इसकी वैल्यू मैं कुछ बाउंडेड रख रहा हूं, कुछ एम रख रहा हूं। एम कुछ फाइनाइट वैल्यू है मान लीजिए, तो लेस देन इन्फिनिटी है। एम कोई फाइनाइट वैल्यू है, मैं उससे लेस रख रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है भाई, लेस देन इक्वल टू या कुछ भी आप रख लो, ठीक है ना? इस तरह की एम कोई फाइनाइट वैल्यू, मैं उससे लेस। तो अगर मेरी आउटपुट जो आ रही है, अगर वो भी क्या आ जाए मेरे पास, वो भी फाइनाइट आ जाए, तो सिस्टम कैसा होगा बताओ? स्टेबल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये मैं n कर देता हूं, इसकी वैल्यू चलो इक्वल ले लो n के, फाइनाइट वैल्यू के, तो ये बन गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बन गया h ऑफ टाउ, और ये क्या बन गया बताओ जरा? ये बन गया कुछ m डी टाउ। अब m को इधर ले आओ, मैंने इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू रख दी, तो इसकी वैल्यू इधर ले आओ, तो इसका मतलब क्या बनना चाहिए बताओ जरा? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ टाउ डी टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बताओ जरा? ये फाइनाइट आना चाहिए। इसका मतलब लेस देन क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। समझ आया? तब मैं बोलूंगा कि सिस्टम मेरा क्या है, बीबो स्टेबल। इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या रहना चाहिए? स्टेबल। तब मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। टाइम डोमेन में अगर मैं देखो, टाउ की जगह टी कर दो, एक ही बात है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि एच ऑफ टी डी टी फ्रॉम मोड ऑफ एच ऑफ टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेस देन अगर इन्फिनिटी आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम मेरा क्या रहेगा बताओ जरा? ये स्टेबल सिस्टम रहेगा। टाइम डोमेन में चेक करने का तरीका बता दिया मैंने, इंपल्स रेस्पॉन्स, कि अगर आपको इंपल्स रेस्पॉन्स दे रखा है, तो आप टाइम डोमेन में कैसे चेक करोगे कि सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं है? ठीक है भाई, आप बस उसका एरिया निकाल दो बस। अगर एरिया फाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा मेरा? स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। ठीक है भाई, चलिए मैं रब कर दूं इसको रब कर दो भाई। तो मैंने आपको बताया कि टाइम डोमेन में कैसे आप देखते हो। तो सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स आपको पता होना चाहिए, बस उसी से आप बता पाओगे, उससे आप बता पाओगे कि सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं है। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप नहीं है अब मेरे पास, अब मेरे पास सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स है, उससे हम बता पाएंगे, ठीक है ना, कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं एच टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी यू टी दे रखा है, इसका मतलब अगर किसी सिस्टम में मैं इंपल्स डालूंगा, इनपुट डेल्टा टी, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स ऐसा होता है ना, जीरो पे एकदम से वेरी लार्ज इसकी वैल्यू होती है। मतलब इंपल्स को अगर मैं डिफाइन करूंगा, तो इंपल्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी एट टी इक्वल टू जीरो, एंड इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा? वो आपका 1 बनेगा, और इंपल्स की वैल्यू केवल जीरो पे होगी, बाकी जगह क्या होगी बताओ जरा? जीरो। डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज टी इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट होगी इसकी वैल्यू, बाकी जगह इनफाइनाइट होगी, बाकी जगह जीरो होगी, और एरिया इसका क्या होगा? 1। बेसिकली इसको इंपल्स हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंपल्स का रेस्पॉन्स इस तरह का है, ये कह रहा है ये, क्योंकि इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ आपको, इसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि इंपल्स अगर मैं डालूंगा तो क्या रेस्पॉन्स आएगा, वो दिया हुआ है। क्या ये सिस्टम स्टेबल है? तो क्या करेंगे दोस्तों बताओ? इसका एरिया निकाल दो, कहां से कहां तक? ई की पावर माइनस टू टी यू टी डी टी। अब यू टी कहां से शुरू होता है बताएंगे? यू टी का मतलब क्या होता है? जीरो से आगे। तो इसका मतलब मैं इसको लिख लेता हूं, ई की पावर माइनस टू टी डी टी, और यू टी की वैल्यू 1 कर दो, लेकिन जीरो से इसको खोलिए, तो आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 तो फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है बताओ? ये सिस्टम स्टेबल है, ये सिस्टम मेरा स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल की। ये कैसे चेक करें कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट दिया होता तो वो 1-1 पुट करके देख लेते, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि भाई आउटपुट में प्रेजेंट आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, या तो प्रेजेंट इनपुट पे या फिर पास्ट इनपुट पे। तो अगर आउटपुट इनपुट की रिलेशन दे रखी है तो फटाफट कर लोगे, बट सोचिए अगर आउटपुट इनपुट की रिलेशन नहीं दे रखी है तो कैसे देखें कॉजल है कि नॉन कॉजल? हम कैसे बताएं कि सिस्टम कॉजल है? तो जरा देखिए दोस्तों, कैसे मैं बताऊंगा कि सिस्टम कॉजल है। मेरी वाई टी क्या आई थी अगर आपको ध्यान हो?
वाई टी था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। सही बात है। अब ये कॉजल मैं चाहता हूं, सिस्टम मेरा कॉजल है। कॉजल कब होगा? सुनो, जब मेरा आउटपुट पास्ट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड ना करे, नॉट पास्ट, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड ना करे। और फ्यूचर इनपुट का मतलब ये हुआ, अगर मैं टाउ की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, सोचिए एक मिनट के लिए, तो यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा? टाउ की वैल्यू नेगेटिव के लिए ये तो एक्स ऑफ टी माइनस तो पहले से है, ये प्लस बन जाएगा, क्या कहते हो? नहीं, टाउ की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेके देखूं तो ये टाउ एक माइनस पहले से और ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्या कहते हो? तो इसका मतलब ये तो फ्यूचरिस्टिक नहीं हो गया, टी प्लस टाउ। तो वाई टी किस पे डिपेंड करेगा? टी प्लस टाउ पे। अगर वन लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे वन प्लस टाउ बन जाएगा, क्या कहते हो? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? नहीं समझे? तो इसका मतलब ये तो नॉन कॉजल टाइप बन जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए बताओ? मैं चाहता हूं कि जब टाउ की वैल्यू मेरी नेगेटिव हो तो ये जीरो हो जाए, सो दैट ये पूरा फंक्शन ही क्या बन जाए? जीरो बन जाए। मतलब इस पे डिपेंड ही ना करे फिर, समझ आया? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कॉजल तब होगा जब एच ऑफ टाउ मेरा क्या बन जाए? जीरो, इफ टाउ इज लेस देन जीरो। या फिर एच टी पे बोल सकते हो आप, एच टी इज इक्वल टू जीरो इफ टी इज लेस देन जीरो, तब मैं बोलूंगा कॉजल। समझ आया? तब इसको मैं नाम दूंगा कॉजल का, ठीक है भाई? तब मेरा सिस्टम क्या होगा? कॉजल। और कॉजल के केस में जो आउटपुट बनेगी वाई टी, वो क्या बनेगी? वो बनेगी मेरे जीरो टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, क्योंकि कॉजल है। कॉजल है तो एच टी मेरा एच टाउ जो होगा वो टाउ लेस देन जीरो के लिए क्या होगा? जीरो होगा। समझ आया? बोले कोई दिक्कत है? तो ये मेरा कॉजल बन गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो क्या ये कॉजल है? बताएंगे। हाँ, ये कॉजल है। कैसे पता कॉजल है? क्योंकि ये जीरो से आगे है। जीरो से आगे है तो क्या है बताओ? ये जीरो से आगे है तो क्या है बताओ? ये कॉजल है। जीरो से आगे होना चाहिए ना, लेस देन जीरो के लिए जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए नॉन जीरो, ठीक है? मतलब ग्रेटर देन जीरो की साइड में एग्जिस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन, नेगेटिव साइड में जीरो होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अगर इंपल्स रेस्पॉन्स इस तरह का आ गया तो उसको हम बोलते हैं कॉजल, उसको हम कॉजल सिस्टम बोलते हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम है बेसिकली, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। समझ आया? फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ आया अभी? ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कॉजल सिस्टम। तो एक स्टेबल है एंड कॉजल है, स्टेबल एंड कॉजल। अब जरा देखिए, अगर मैं ये बोलता एच टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी प्लस वन, ये बताओ क्या ये स्टेबल है? पहले ये बताओ। अगर मैं इसका एरिया निकाल के देखूं, ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी प्लस वन डी टी, तो यू ऑफ टी प्लस वन का मतलब क्या होता है? कहां से शुरू होता है ये? यू टी जीरो से है तो यू ऑफ टी प्लस वन माइनस वन से आगे होगा। सही बात है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कहां से कहां तक? फ्रॉम माइनस वन टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू टी डी टी। तो क्या बनेगा? ये बनेगा ई की पावर माइनस टू टी डिवाइड बाई माइनस टू लिमिट माइनस वन से इन्फिनिटी। तो बताइए, अपर लिमिट पे तो जीरो बन जाएगा ये, ठीक है? लोअर लिमिट पे क्या बनेगा? वन बाई टू इंटू ई की पावर टू। इसका मतलब ये तो फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है ये बताओ? स्टेबल। अगेन स्टेबल है, बट ये नॉन कॉजल है। क्यों नॉन कॉजल है बताओ? क्योंकि ये नेगेटिव साइड में भी आ गया, इस बार नॉन जीरो है, माइनस वन से शुरू होगा ये। अगर इसका ग्राफ देखोगे आप तो ये आपका माइनस वन से स्टार्ट होगा, माइनस वन पे इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस टू बनेगी, सही है? और इस तरह का बनेगा ये, ठीक है? तो इसका मतलब ये नॉन कॉजल बन गया, ध्यान दीजिएगा, बट स्टिल स्टेबल है। ये आपका सिस्टम स्टेबल है, सही है? अभी बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो मैंने आपको इंपल्स रेस्पॉन्स से बताया। ऐसे अगर मैं ई की पावर टू टी यू टी ले लेता, सोचिए एच टी इक्वल टू ई की पावर टू टी यू टी, तो क्या ये स्टेबल होता? आप खुद देखिए, इसका अगर इसका प्लॉट अगर मैं बनाऊं तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या है प्लॉट? वन। जीरो से आगे बनेगा, यू टी है तो। और जैसे जैसे आप टाइम के साथ बढ़ोगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा बताओ जरा? ये बढ़ता जाएगा। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होता जाएगा बताओ जरा? वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका एरिया इनफाइनाइट बनेगा। इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये कॉजल है बट अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ये कॉजल है बट अनस्टेबल है। अच्छा, अगर मैं ऐसे ले लेता एच टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ माइनस टी, या ई की पावर टू टी यू ऑफ माइनस टी, इसका मतलब क्या हुआ? यू ऑफ माइनस टी का क्या मतलब है बताओ? माइनस टी का मतलब है ये लेफ्ट साइडेड है, ठीक है? ये इस तरह का है, इस तरह का। ई की पावर टू टी तो ऐसा बढ़ता जाता है ना,
तो ये लेफ्ट साइड है, ये ऐसे आ रहा है, तो बताओ क्या ये स्टेबल है? जरा देखिए, इसको अगर मैं इंटीग्रेशन में डालूं तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आएगा? ये 0 तक, क्योंकि फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ही है। और क्या बनेगा ये? e की पावर 2t dt, तो ये बनेगा e की पावर 2t डिवाइड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 0। तो बताइए अपर लिमिट क्या बनेगी? बताओ इसमें अपर लिमिट डालोगे तो 1/2 बनेगी, और लोअर लिमिट क्या बनेगी? 0। तो इसका अंदर तो फाइनाइट आ गया। इसका अंदर क्या है? ये स्टेबल एंड नॉन कॉजल, बल्कि एंटी कॉजल बोलना चाहिए वैसे मुझे, नॉन कॉजल बोल दीजिए। एंटी कॉजल क्या होता है पता है? जो प्योरली लेफ्ट साइड हो, ठीक है ना। तो प्योरली तो खैर 0 पे इसको डिफाइन तो करेंगे हम लोग, बट फिर भी नॉन कॉजल बोल दीजिए, एंटी कॉजल बोलना सही रहेगा वैसे। एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम ये स्टिल मेरा क्या है? स्टेबल है। ये सिस्टम मेरा स्टेबल है बट नॉन कॉजल है। तो हमने HT से देखा कि किस तरह से हम HT से डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम मेरा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इंपल्स रिस्पॉन्स से मैं देख सकता हूं। मैंने आपको बेसिक लेवल बताया अभी, ठीक है। वापस आते हैं थोड़ा सा लैपलेस की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको लैपलेस की तरफ लेके आ रहा हूं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को हम जनरली लैपलेस डोमेन में ही पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम डोमेन में कन्वोल्व करना इतना आसान नहीं होता, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो इंटीग्रेशन में जाओ, ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप लैपलेस में आओगे तो देखना कॉन्वोल्यूशन बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्वोल्यूशन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा लैपलेस के बारे में बताता हूँ, नॉट कॉन्वोल्यूशन। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा मैं बेसिक समझाता हूँ। देखिए, असल में लैपलेस ट्रांसफॉर्म की शुरुआत हुई फोरियर ट्रांसफॉर्म से। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कोई भी जैसे एपीरियोडिक सिग्नल है या पीरियोडिक सिग्नल है, अगर मैं टाइम डोमेन में देखूं ft, टाइम डोमेन में वो ft है, अगर मुझे ये देखना है कि उनमें कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कितना एम्पलीट्यूड कौन सी फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे देखना है कि कितने एम्पलीट्यूड को, कितनी फ्रीक्वेंसी में कितना एम्पलीट्यूड है फंक्शन के अंदर, इसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। अगर ये मुझे देखना हो तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओमेगा डोमेन में। ओमेगा लिख दो या एफ जे ओमेगा लिख दो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन द ओमेगा डोमेन, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो क्या होता है? वो होता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बट फिर भी अगर पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, बट आप हर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये कन्वर्ज हो, ये फंक्शन आपका कन्वर्जिंग होना चाहिए, ये कुछ कन्वर्जिंग होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, और ये कन्वर्ज तभी करेगा जब ये कन्वर्ज करेगा, सीधी बात है, ठीक है। अगर ft मेरा कन्वर्जिंग है, कम होते जा रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं। जो फंक्शन मेरे ft, वो फंक्शन ft जो डाइवर्ज हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं आपको, e की पावर 2t ut, ये फंक्शन टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? डाइवर्ज होता जा रहा है, तो इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसे अगर मैं टी यूटी बोलूं, ft इक्वल टू टी यूटी, आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। ऐसे फॉर्मूले में तो पुट करके कर ही सकते हो आप, बट आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको। जरा सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, चलिए जरा चेक करके देखते हैं। तो बोलिए, अगर मैं इसमें पुट करूं तो e की पावर 2t ut इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और ut तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दिया, बट ut लगा हुआ है, तो ut की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बट कहां से आगे 1 होती है? 0 से। तो क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा e की पावर 2t इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर j, नॉट j, इसको लिखूंगा मैं 2 माइनस जे ओमेगा टी डी टी, बोले ना, 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं अब अपर लिमिट लगाऊं इसमें, पहले तो इसको जरा सोल्व करते हैं, e की पावर 2 माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या बनेगा? 2 माइनस जे ओमेगा, लिमिट डालिए 0 से इन्फिनिटी। अब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 नहीं बनेगा,
कुछ लोग वैसे ही लिख देते हैं कि जीरो बन गया, ऐसे कैसे जीरो बन गया? जरा देखिए, अपर लिमिट अगर मैं डालूंगा तो ये बनेगा e की पावर 2 माइनस जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 माइनस जे ओमेगा माइनस 1 ओवर 2 माइनस जे ओमेगा। अब जरा इसको देखते हैं, ये जीरो बना के क्या ये कन्वर्ज हुआ? मतलब ये इसकी वैल्यू कन्वर्ज हुई क्या कुछ फाइनाइट वैल्यू पे? जरा देखते हैं। इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो ये बनेगा e की पावर 2 इंटू इन्फिनिटी, ये तो रियल पार्ट है, और e की पावर जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी, ये इमेजनरी पार्ट। हालांकि इमेजनरी नहीं, इसको फेज बोलेंगे। ये मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना a प्लस जे बी, तो उसको आप यूलर फॉर्म में लिखते हो e की पावर जे थीटा, r e की पावर जे थीटा। r इज मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। तो अगेन वही चीज है ना, ये तो मैग्नीट्यूड होगा और ये इसका क्या होगा? एंगल। अब एंगल मेरा इनफाइनाइट बन रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं, एंगल को छोड़ो, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इन्फिनिटी पे, क्या वो कन्वर्ज हो रहा है? e की पावर इन्फिनिटी क्या इनफाइनाइट, क्या जीरो होता है क्या? नहीं जी, ये जीरो नहीं होता। अगर ये -2 होता ना तो बात बन जाती, तो फिर ये पूरा माइनस इन्फिनिटी बनता, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? वो जीरो होता है, उस केस में कन्वर्ज। तो ये जीरो नहीं है भाई, पहली बात तो ये इन्फिनिटी बनेगा कुछ, समझ आया? ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, पॉइंट को समझिए, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं देख सकते, ठीक है? तो अब लैप्लस क्या करता है? लैप्लस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन ही है, लैप्लस भी फ्रीक्वेंसी डोमेन ही है, बट लैप्लस क्या कहता है? लैप्लस इसको कन्वर्जिंग करता है, मतलब इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ज करा देता है, ठीक है? अब वो कैसे करता है, ऐसा काम कैसे करता है वो जरा देखिए। तो अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म की तरफ आते हैं, ठीक है? कि लैप्लस में ऐसा क्या किया। लैप्लस हर किसी पे एप्लीकेबल है, मतलब कन्वर्जिंग पे भी, जो कन्वर्ज कर रहे हैं उस पे भी, जो डाइवर्ज कर रहे हैं उन पे भी, सबका आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन है, जरा देखिए क्या कंडीशन है, ठीक है? जरा देखते हैं कि क्या कंडीशन लैप्लस लगाता है। लैप्लस कहता है कि मैं काम करता हूं, मैं चाहता हूं इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ज करना, ठीक है? और ये कन्वर्ज तभी होगा जब ये फंक्शन ft जो है ये कन्वर्ज करे, ठीक है? तो इसलिए वो क्या करता है बताओ जरा, वो कहता है कि ft को पहले मल्टीप्लाई कर दो e की पावर माइनस सिग्मा t से, ठीक है? और सिग्मा की वैल्यू अप्रोप्रिएट लेनी पड़ेगी आपको, सच दैट ये फंक्शन जो डाइवर्ज हो रहा था वो क्या करना शुरू कर दे, वो कन्वर्ज करना शुरू कर। जैसे e की पावर 2t ले लो, e की पावर 2t ut, ये आपका क्या हो रहा था बताओ, ये डाइवर्ज कर रहा था। अब ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ? e की पावर माइनस सिग्मा t के साथ, तो ये बनेगा e की पावर 2 माइनस सिग्मा इंटू टी ut, सही बात है? अब बोलिए, ये मेरा कम होते जाना चाहिए, और ये तभी कम होगा जब जैसे से मेरा t बढ़ेगा वैसे वैसे पावर मेरी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा पावर नेगेटिव होगी वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी छोटी होती जाएगी। इसका मतलब अपने को पावर को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि t मेरा पॉजिटिव है। अब सोचिए, t मेरा पॉजिटिव बढ़ रहा है, ये तो पॉजिटिव हो गया, मुझे पावर को नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? t तो मेरा पॉजिटिव है ut की वजह से, तो इसका अंदर 2 माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको? लेस देन 0, क्योंकि ओवरऑल पावर नेगेटिव होनी चाहिए तभी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेनी पड़ेगी। और आप लेके देख लो सिग्मा की वैल्यू 2 से 3 लेके देख लो, कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। इसको मल्टीप्लाई करो e की पावर 2 e की पावर माइनस 3t से, तो क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस t ut बन जाएगा, और ये कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। समझ आया क्या? इसका मतलब क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ज कराना है भाई, इसको कन्वर्ज कराना है। ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, अगर ये फंक्शन ft मेरा डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करता है? वो एक तो ऐसे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या ले रहा है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा है, सच दैट ये फंक्शन मेरा क्या करना शुरू कर दे, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्ज करे। समझ आया? और वो सिग्मा को भी डिफाइन कर रहा है फिर कि सिग्मा की वैल्यू मुझे क्या लेनी है सच दैट ये फंक्शन मेरा कन्वर्ज होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन मेरा कन्वर्ज होगा। फंक्शन कन्वर्ज मतलब इंटीग्रेशन कन्वर्ज होगा, आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज हो, ठीक है? फिर वो सिग्मा की वैल्यू को भी डिसाइड करता है कि भाई सिग्मा की वैल्यू को मैं क्या लूं। लेकिन लैप्लस ने क्या किया बताइए? लैप्लस कहता है कि पहले इसको इससे करो फिर इससे करो, फिर फोरियर बोलता है कि जो फंक्शन ऑलरेडी कन्वर्जिंग है तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपना सिग्मा डिफाइन करूंगा उसके लिए, बट तुम मेरे अंदर ही आ गए हो। मतलब फोरियर को बोलता है कि तुम मेरा ही सबसेट हो। कैसे? फोरियर को बोलेगा कि जो फंक्शन ऑलरेडी कन्वर्जिंग है, जैसे e की पावर माइनस 2t है, ठीक है, माइनस 2t ut है,
ये फोरियर बोलेगा ये तो ऑलरेडी कन्वर्जिंग है यार, इस पे तो मैं अपने आप ले लूंगा इसका फोरियर। तो लैप्लस बोलेगा कोई बात नहीं, अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं बोलूंगा ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले इसको कन्वर्जिंग बनाने के लिए सिग्मा की मल्टीप्लाई करूंगा, और सिग्मा की वैल्यू क्या लूंगा बताओ जरा, सही बात है। अब जैसे तो टी तो मेरा पॉजिटिव है, तो पावर क्या होनी चाहिए ऑलवेज नेगेटिव। टी मेरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये क्या होना चाहिए बताओ ओवरऑल, सो दैट नेगेटिव आए। 2 प्लस सिग्मा क्या होना चाहिए, इसका मतलब सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -2। तो फोरियर बोलेगा, सॉरी लैप्लस बोलेगा कि यहां पे जो सिग्मा की वैल्यू होनी चाहिए इस फंक्शन में वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो फोरियर बोलेगा अच्छा यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं इस चीज को। तो फोरियर को क्या बोलेगा लैप्लस, फोरियर को बोलेगा कोई बात नहीं, तुमने जाने अनजाने में सिग्मा की जो वैल्यू ले रखी है फोरियर ने, वो कितनी ले रखी है बताओ, वो 0 ले रखी है, और वो उसी की रेंज में भी आ रखी है। 0 सिग्मा से -2 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब फोरियर को क्या बोलेगा लैप्लस, बोलेगा तुम्हारी जो कंडीशन है वो सिग्मा की वैल्यू ऑलवेज तुम क्या लेके चल रहे हो, 0 लेके चल रहे हो, और 0 वाली कंडीशन मेरे अंदर आ रखी है जो मैं कन्वर्जिंग वाली कंडीशन बता रहा हूं। तो इसका मतलब तुम्हारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो सही आएगा, तुम ले सकते हो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। समझ आया, क्लियर है, कंडीशन को समझिए। लेकिन इस पे नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इस केस में फोरियर कहता है कि सिग्मा की वैल्यू तो फोरियर में ऑलवेज क्या रहती है 0। लेकिन लैप्लस क्या बोलेगा, लैप्लस बोलेगा सिग्मा की वैल्यू अगर तुम 0 लोगे तो कन्वर्ज होगा ही नहीं कभी। ये कन्वर्ज होने के लिए क्या जरूरी है बताओ, ग्रेटर देन 2। सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने जरूरी है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, इसका मतलब अब फोरियर और लैप्लस बराबर नहीं है, लेकिन इस केस में फोरियर और लैप्लस बराबर आएंगे। देखना बस एस की जगह पे क्या पुट कर दो, जे ओमेगा, सिग्मा की वैल्यू 0 कर दो बस। लैप्लस बोलेगा कि ये फंक्शन मेरा कन्वर्जिंग है, और फोरियर भी बोलेगा इसका तो मैं फोरियर ले लूंगा। तो लैप्लस बोलेगा फोरियर को भाई तुम एक काम करो, बस तुम मेरे में सिग्मा की वैल्यू 0 कर दो बस, ठीक है। तो वही फोरियर बन जाएगा, वही मैं लैप्लस हूं, ठीक है। समझ आया लैप्लस और फोरियर में क्या फर्क है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो लैप्लस क्या करता है, पहले फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करता है, चाहे फंक्शन कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, हर केस को करेगा। समझ आया, हर केस में इससे मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट ये इंटीग्रल जो है मेरा ये कन्वर्ज करना शुरू करे, ठीक है। इसकी वैल्यू कन्वर्ज हो एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो फोरियर बोलता है कि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी। सही बात है भाई, इससे देखा जाए तो ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई किया उसने, टी को अलग कर दो ना यार, और इसको उसने एक नया नाम दे दिया, क्या, एस। तो ये बन गया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये मेरा लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है, समझ आया, एफ एस। लेकिन जो एस बना वो क्या बना, वो बना सिग्मा प्लस जे ओमेगा, वेयर सिग्मा इज द रियल पार्ट ऑफ एस। और यही मेरा बताएगा कि फंक्शन कब कन्वर्ज होगा, मतलब ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज होगा, मतलब रियल ऑफ एस किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा, या किससे छोटा होगा, ये मुझे बताएगा कि ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। समझ आया, कि किस रीजन में मेरा ये सिग्नल जो है, ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज होगा, किस रीजन में मेरा इंटीग्रल कन्वर्ज होगा। इसलिए हम क्या चीज डिफाइन करेंगे लैप्लस के साथ, लैप्लस हमें सिर्फ लैप्लस ट्रांसफॉर्म नहीं देगा, उसके साथ एक और नई टर्म बताएगा, और वो क्या बताएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, आरओसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसमें डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल, बिकॉज हमें इतना नहीं पढ़ना है, वो आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ रहे हो इस चीज को, ठीक है। बट मैं आपको जरा स्टेबल एंड अनस्टेबल पे लाना चाहता हूं, ठीक है ना। जरा देखिए दोस्तों, मैं रब कर रहा हूं, इसको रब कर दूं, देखिए। तो इसका मतलब जो सिग्नल ऑलरेडी कन्वर्जिंग है, देखो क्या होगा, जो सिग्नल ऑलरेडी कन्वर्जिंग है उन सिग्नल को, जैसे e की पावर माइनस 2t ut है, उन पे तो फोरियर भी ले सकते हो और लैप्लस भी ले सकते हो। लेकिन लैप्लस क्या बोलेगा, लैप्लस बोलेगा इसमें जो सिग्मा होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट ऑफ एस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2। अभी अभी देखा आपने, इससे मल्टीप्लाई करके देखा नहीं कन्वर्ज कब करेगा ये। जबकि फोरियर क्या कहता है, फोरियर कहता है मैं तो सिग्मा को देखता ही नहीं, मैं सिग्मा को ऑलवेज क्या लेके चल रहा हूं, 0। तो लैप्लस क्या बोलेगा, लैप्लस बोलेगा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा जो सिग्मा की वैल्यू जो 0 है वो -2 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब तुम मेरे अंदर ही आ गए हो, मतलब जो कंडीशन मैंने बोली थी तुम उसी कंडीशन के अंदर इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो इसका मतलब ये बोलेगा फोरियर, लैप्लस बोलेगा कि तुम एक काम करो, फिर जो मेरा लैप्लस ट्रांसफॉर्म आया ना, बस उसमें एस की जगह पे क्या पुट कर दो,
जे ओमेगा पुट कर दो, सिग्मा को छोड़ दो बस, तो वही फिर क्या बन जाएगा, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। समझ आया? क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कन्वर्जिंग सिग्नल है उनके लिए तो फोरियर भी डिफाइन है ना, तो लैपलेस बोलेगा कि फोरियर डिफाइन है वो सिग्मा इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, तो इसका मतलब सिग्मा के लिए 0 पुट कर दो बस, सिंपल सी बात है, वही मेरा फोरियर बन जाएगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, तो कन्वर्जिंग सिग्नल का लैपलेस और फोरियर जो है वो एक ही चीज है। देखेगा अब जरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जन साथ साथ देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत तो लैपलेस आपको मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं, थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं बोलूं डेल्टा टी का लैपलेस क्या बनेगा बताइए? 1। कैसे पता? फॉर्मूले पुट करो, डेल्टा टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब बताओ, ये तो इंपल्स वाली प्रॉपर्टी लग गई जो अब ये भी बताई थी मैंने आपको, कौन सी? एफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नोट डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस, ये क्या बताया था मैंने? बताओ, टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहां से निकालो और ये पुट कर दो इसमें, एफ टी नोट। तो एग्जैक्टली यहां पे ये एफ टी है मेरा और ये डेल्टा टी है। अब यहां से टी की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी? अंदर वाले को 0 करो ना, टी इक्वल टू 0, और टी की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, क्या आंसर आया? 1। तो इसका मतलब इसका एफ टी का डेल्टा टी का लैपलेस क्या बन गया? 1। बट आप बताओ इसकी आरओसी क्या आएगी? इसकी आरओसी बताओ, रीजन ऑफ कौन से रीजन में कन्वर्ज करेगा ये? मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ई की पावर माइनस सिग्मा टी से, सिग्मा की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो आप, ये फंक्शन का जो प्रोडक्ट है हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करेगा? 0 पे। ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये टी इक्वल टू 0 पे होता है ऑलवेज, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा वो कहां पे एग्जिस्ट करेगा बताओ? टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, और टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है बताओ? 1। तो इसका मतलब वापिस से डेल्टा टी आएगा। तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू चाहे कितनी भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप, सिग्मा की वैल्यू ये ऑलवेज डेल्टा टी ही रहेगा। इसका मतलब आप बताइए आरओसी क्या बनेगा? एंटायर एस प्लेन। एस प्लेन क्या होती है बताओ ना? एस क्या होता था? सिग्मा प्लस जे ओमेगा ना। तो उसका मतलब एक रियल पार्ट है, एक रियल ऑफ एस है, और एक क्या बताओ जरा? इमेजिनरी ऑफ एस है। ठीक है भाई, तो इसको हम बोलेंगे एस प्लेन, एस प्लेन। ठीक है भाई, समझ आया? तो मैंने क्या बोला, इसका आरओसी क्या आएगी? आप सिग्मा की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये ऑलवेज ही 0 पे रहेगा, मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको वो लेने की। ठीक है, एंटायर एस प्लेन। ठीक है, ये बनेगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं यूटी, मैं रब कर दूं क्या इसको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूटी, तो इसको आपको याद रखना है भाई, और आरओसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आरओसी से स्टेबिलिटी डिफाइन करूंगा, देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं यूटी, यूटी का लैपलेस क्या बनेगा दोस्तों, बता सकते हो? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यूटी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। सही बात है, करेक्ट है। अब यूटी कहां से होता है बताएंगे जरा? 0 से इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बनेगा ये बनेगा ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और लिमिट 0 से इंफिनिटी। अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बनेगा? है जी, देखिए ये बनेगा ई की पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी बाई माइनस एस प्लस 1 बाई एस। नहीं, अब आपने ये कैसे बोल दिया कि ये 0 है? आपको क्या पता ये 0 है? इसको कन्वर्ज करना है ना मुझे, तो ये 0 बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये 0 बने, लेकिन ये किस कंडीशन में 0 बनेगा जरा देखते हैं। एस की जगह पे क्या करो? सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू इंफिनिटी बाई माइनस एस। सही बात है। अब बताइए ये बन गया, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड देखना है, तो बनेगा ई की पावर माइनस ऑफ सिग्मा इंटू इंफिनिटी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू इंफिनिटी। ये तो फेज बन गया भाई। जे में जो आता है वो क्या होता है? वो तो फेज होता है। ये क्या चीज है बताओ जरा? ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बनना चाहिए? 0। तभी तो हटेगा, नहीं समझे? अब ये 0 कब बनेगा? जब सिग्मा की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव की नेगेटिव? सोचिए, ये इंफिनिटी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मुझे चाहिए ई की पावर माइनस इंफिनिटी चाहिए ओवरऑल। अगर सिग्मा को नेगेटिव बना दिया तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो डाइवर्ज होगा, फिर ये कन्वर्ज नहीं होगा, इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0। सिग्मा क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर। ये आरओसी बन गई, और ये बनेगा उस केस में 0। समझ आया? तो इसका मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस कब डिफाइन है? जब आप आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस को क्या लोगे? ग्रेटर देन 0। आप बिना ऐसे लिख देते हो ना कई बार, यूटी का लैपलेस 1 बाई एस। ठीक है, इसका मतलब आप डिफॉल्ट में क्या लेके चल रहे हो?
आप बोल रहे हो कि सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो अगर मैं इसकी आरओसी दिखाऊं तो इसकी आरओसी क्या बनेगी? देखो ये है सिग्मा और ये है जे ओमेगा, ये एस प्लेन है मेरी। तो आप बताओ कहां से आगे है सिग्मा में? आरओसी कहां से आगे है? सिग्मा इक्वल टू 0 से आगे। इसका मतलब यहां से आपका आगे आरओसी है, इस रीजन में कन्वर्ज होगा। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, ध्यान देना, 0 से ग्रेटर में है। ठीक है, तो क्या इसका लैपलेस और लैपलेस ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म बराबर होगा? नहीं जी। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि फोरियर में सिग्मा क्या लेके चलता है? फोरियर सिग्मा को ऑलवेज 0, लेकिन ये 0 तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा 0 का, तो ये तो क्या है 0 से आगे है। आप समझे? तो इसका मतलब इसका फोरियर और लैपलेस बराबर नहीं होगा, समझा? लेकिन इसका बराबर होगा क्योंकि इसमें तो सिग्मा 0 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब इसका फोरियर भी 1 आएगा और इसका लैपलेस भी 1 आएगा। समझ आया मेरा पॉइंट? ठीक है भाई, इसका नहीं आएगा, तो इसका लैपलेस बनेगा 1/s और आरओसी क्या लिखोगे बताओ जरा? रियल ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मेरा क्या बनेगा? आरओसी। बोलिए दोस्तों, मैं अब कर दूं? अगला देखते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अच्छा, ना ये कन्वर्ज कर रहा है ना ये डाइवर्ज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ht मान लूं तो क्या ये स्टेबल सिस्टम है? अगर मैं टाइम डोमेन से देखूं, ना ये कन्वर्ज कर रहा है ना ये डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, हालांकि ht का अगर एरिया निकालोगे आप ut का -∞ से इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी 1 dt, ये तो बनेगा, और वो बनेगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या बनेगा? ये तो फाइनाइट नहीं आ रहा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या बनेगा? ये अनस्टेबल। फिर भी हम इसको मार्जिन पे बोलते हैं, तो मार्जिनली स्टेबल आप कह सकते हो। ठीक है, बट इसको जनरली हम अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है ना, मैं आपको कन्वर्ट कर बताऊंगा ये मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल के बीच में क्या मुद्दा है। ठीक है, तो अभी आप इसको मार्जिनली स्टेबल लिखो, क्योंकि ये ना डाइवर्ज कर रहा है ना कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, बट हम इसको मे भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद ही आप बता पाओगे। ठीक है ना, तो मैंने बोला इसमें आरओसी क्या आएगी। अब एक काम और करते हैं, अगर मैं बोलूं e की पावर 2t ut, e की पावर 2t ut, ठीक है, अब बताइए इसका लैपलेस क्या बनेगा और इसकी आरओसी क्या बनेगी? बताइए, देखिए फॉर्मूले में डालें e की पावर 2t इंटू e की पावर 2t इंटू e की पावर माइनस st dt, और ut है तो 0 से आगे शुरू कर दो बस। सही बात है। अब जब देखो क्या बना, ये बना e की पावर माइनस ऑफ s माइनस 2, नहीं t dt 0 टू इन्फिनिटी। देखिए भाई, तो क्या बना दोस्तों? ये बना e की पावर माइनस ऑफ s माइनस 2, नहीं s माइनस करो भाई पहले, तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? s प्लस, एक बार माइनस वाला देते हैं, t डिवाइड बाई s प्लस 2, और लिमिट क्या? 0 से इन्फिनिटी। बोलिए दोस्तों, लिमिट मैंने डाली है 0 से इन्फिनिटी, करेक्ट है। अब बताइए, जब आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा? ये e की पावर माइनस ऑफ s प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी डिवाइड बाई माइनस ऑफ s प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, और t की वैल्यू 0 करोगे तो ये क्या बनेगा? s प्लस 2। अब ये कन्वर्ज कब होना चाहिए बताओ? जब ये 0 बनेगा। और 0 के लिए देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर माइनस ऑफ s की जगह सिग्मा प्लस j ओमेगा इंटू इन्फिनिटी। सही बात है जी, सिग्मा प्लस 2, हाँ जी प्लस 2 भी आएगा। बोलिए अब ठीक है। तो बताइए, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, एक मिनट, क्योंकि ऊपर वाले तो देखना, नीचे वाले को देख के क्या करोगे? तो देखिए e की पावर माइनस ऑफ 2 प्लस सिग्मा इंटू इन्फिनिटी इंटू e की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी। ये तो फेज हो गया, इसको तो छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात करो ना, मैग्नीट्यूड है ये। अब बताओ, ये ओवरऑल पावर क्या बननी चाहिए? माइनस इन्फिनिटी। अब ये बोलो, ये इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये क्या होना चाहिए बताओ जरा? ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी बने। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा शुड भी क्या होना चाहिए बताओ जरा? ग्रेटर देन -2। समझ आया? वैसे भी आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो इसको। ठीक है, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटू e की पावर माइनस सिग्मा टी करूं, तो आप बताओ सिग्मा की वैल्यू मैं क्या लूं कि कन्वर्ज होना शुरू कर जाए? तो आप बोलिए e की पावर माइनस ऑफ 2 प्लस सिग्मा इंटू टी, ऐसे कर दो, और ut तो खैर साथ में है ही, इसका मतलब t तो मेरा पॉजिटिव है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या लूं कि ओवरऑल नेगेटिव पावर रहे। बस नेगेटिव पावर होने के लिए ये तो पॉजिटिव हो गया,
और ये भी नेगेटिव, ये माइनस साइन है, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा बताओ, इसका मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से सिग्मा ग्रेटर देन -2 आ गया, समझ आया। तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू जब ग्रेटर देन -2 होगी तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा और ये फिर क्या बन जाएगा 0। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा बताओ 1/s+2। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए -2। क्या ये स्टेबल है? हाँ ये स्टेबल है। इसका पोल कहां पे बताओ -2, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है, -2 पे पोल है, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है, ये स्टेबल सिस्टम है। और आरओसी कहां पे बताओ -2 से बड़ा, ये आरओसी है इसका। ये मेरी आरओसी, ठीक है भाई, ये मेरी आरओसी करेक्ट है। इसको शुरू में आप अनस्टेबल लेके चलिए भाई, ठीक है, मार्जिनल नहीं, इसको आप अनस्टेबल लेके चलिए, ठीक है। हाँ जी जरा देखिए, तो -2 से मेरा बड़ा है, करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, मैं रब कर दूं क्या, इसको रब कर दूं। अगला देखिए, अगला केस फोरियर भी सेम आएगा इसका, बिकॉज फोरियर तो सिग्मा 0 होता है, ये इंक्लूड कर रहा है, फोरियर सेम होगा, एस की जगह j ओमेगा कर दो बस, तो फोरियर बन जाएगा 1/j ओमेगा +2, फोरियर सेम आएगा इसका। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस है e की पावर 2t ut। तो अब तो डायरेक्टली बता सकते हो आप इसका क्या बनेगा 1/s -2, -2 की जगह बस +2 हो गया, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और रियल ऑफ एस क्या बनेगा बताओ जरा इसमें, ग्रेटर देन 2। पोल देख लो ना, पोल से बड़ा बस, ठीक है। हालांकि मैं आरओसी की प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है, तब आप बता पाओगे। रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, यहां पे है इसका पोल, ये है मेरी आरओसी, क्या ये स्टेबल है? नहीं जी, ये स्टेबल नहीं है, ये डाइवर्स होता जा रहा है। इसका एरिया निकालोगे, अगर मैं इसको HT मान लूं, इसका पोल राइट हाफ में लाई कर रहा है, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि इसको टाइम डोमेन में अगर आप देखोगे तो एरिया निकालोगे तो क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। एंड नॉन, ये कॉजल भी है। क्यों कॉजल है बताओ, 0 से आ गया। ये कैसा था, ये स्टेबल था एंड कॉजल था, क्योंकि अगर मैं इसको HT मान लूं तो ये 0 से आगे है, तो इसका मतलब कॉजल है ये, सही बात है भाई। चलिए अगला केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं रब कर दूं, इधर से रब कर रहा हूं। अब अगला केस है e की पावर -2t u ऑफ -t। इसको जरा देखते हैं, e की पावर ऑफ -2t u ऑफ -t, ठीक है, या e की पावर +2t u ऑफ -t, इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा इसका, ये बनेगा e की पावर 2t u ऑफ -t इंटू e की पावर -st dt, सही है, सही बात है भाई, बोलिए। अब ये क्या बना, ये बना e की पावर माइनस ऑफ s -2 t dt, और ये कहां से कहां तक, फ्रॉम -∞ टू 0, सही है भाई, देख लो एक बार मैंने सही लिखा है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस ऑफ s -2t डिवाइड बाई माइनस ऑफ s -2 और लिमिट -∞ टू 0। अपर लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो बड़ा आसान है, -1/s -2, -1 लीड करोगे तो प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा e की पावर, अब जरा बताइए आरओसी के बारे में, s -2 इंटू -∞ डिवाइड बाई s -2, सही बात है। अब जरा देखिए s की जगह पे सिग्मा प्लस j ओमेगा रखिए, तो अब जरा देखिए e की पावर माइनस ऑफ, बोलिए सिग्मा प्लस j ओमेगा -2 इंटू इन्फिनिटी, सच बात है। तो रियल पार्ट अलग कीजिए इसका, माइनस ऑफ सिग्मा -2 इंटू इन्फिनिटी इंटू e की पावर j ओमेगा, ये तो फेज हो गया, इसको तो छोड़ दो, तो एंगल है, इससे क्या लेने देना। मैग्नीट्यूड मेरा 0 बनना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 0 कब बनेगा सोचिए, जब ये पावर -∞ हो जाए, ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो इसका अंदर इसको क्या होना पड़ेगा बताओ, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका अंदर सिग्मा -2 जो होना चाहिए, सही लिखा है ना मैंने, एक बार देख लो। -∞ है भाई, एक मिनट, ये -∞ है, तो यहाँ पे -∞ आएगा भाई, और यहाँ पे -∞ आएगा, सही। अब बताइए, अब बताओ ये -∞ है, ओवरऑल भी -∞ होना चाहिए, तभी 0 बनेगा ये।
ये माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस साइन एक और आ गया, तो इससे क्या बन गया प्लस इन्फिनिटी, बट होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी, तो इसका तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ जरा, लेस देन 0, इसका तो सिग्मा शुड बी लेस देन 2, इसका तो आरओसी क्या आएगी बताओ जरा, तो उससे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना इसका लैप्लास क्या बनेगा -1 अपॉन s माइनस 2, और रियल पार्ट ऑफ s क्या बनेगा लेस देन 2, सही बात है। अगर मैं इसका पोल देखूं तो पोल कहां पे आएगा, मैं इसको रब कर दूं ना, ठीक है भाई, इसका पोल देखिए कहां पे आया, इसका पोल देखिए दोस्तों, इसका पोल कहां पे है 2 पे, और आरओसी क्या बताओ जरा 2 से लेस, इस तरफ आरओसी, मुझे ये बताओ कि पोल राइट हाफ में है कि लेफ्ट हाफ में है, राइट हाफ ऑफ द स्प्लीन है, पोल राइट हाफ ऑफ द स्प्लीन है, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसका एरिया निकाल के देखो, इसका एरिया कैसे निकालोगे, e की पावर 2t फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 dt, आंसर आएगा 1/2, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, बट इसका पोल तो राइट हाफ में है, ठीक है। अब आप देखना आप कंफ्यूज हो गए कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, ये स्टेबल है एंड नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल कह सकते हो, ये मेरा नॉन कॉजल है बट स्टेबल है, ठीक है, और पोल कहां पे है राइट हाफ ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। आज का जो एपिसोड है वो गलत टाइम पे पूरा हुआ है, ठीक है भाई, क्योंकि समय हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जब डिस्कस करेंगे तो हम फर्दर और जरा देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे स्टेबिलिटी को, ठीक है, बिकॉज आप कंट्रोल सिस्टम में जनरली आप आगे जाके पढ़ोगे आप देखिएगा कि स्टेबल होने के लिए पोल किधर होना चाहिए लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लीन, जबकि यहां पे क्या देख रहे हो आप राइट हाफ ऑफ द स्प्लीन भी देख रहे हो, तो इसलिए मैं चीजों को अलग अलग करूंगा अब, ठीक है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रही कि कब लेफ्ट हाफ देखते हैं कब राइट हाफ, वैसे आप सोच सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, फिर से इसको डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।